जी क्लास वापस आगे हैं आप लोग। आपके यहाँ मौसम कैसा है? आज मुझे मौसम बाद में याद आया। बारिश साथ साथ शहर भी लिखो ना यार, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हो। सर पाकिस्तान में बारिश हो रही, क्लाउडी वेदर, टू हॉट इन लाहौर, वी टू हॉट इन लाहौर। कोई सारे लाहौर की हो तुम लोग? सर नॉर्मल है मरी में। मेरा एफराज आप लोग तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होके मरी जाता है। आपके यहाँ गर्मी क्या होनी? वही लोड शेडिंग भी है। इट इज सनी बट नॉट टू हॉट। मुकद्दसा मलिक शहर ना लिखना बस। 39 डिग्रीज इन लिया, हॉट इन फैसलाबाद, लाहौर टू हॉट। बट सारे लाहौर के इकट्ठे हो गए तुम, इमजा और ये सारे। अल्लाह तक कहाँ पे हो? फैसलाबाद में यार, अटक। अच्छा यहाँ पे भी ना असल में बादल आए हुए हैं ना, ये जो है इस्लामाबाद में। नजर आता है मौसम यहाँ से? यस, I have this window in front of me. I always keep online की स्टूडेंट याद रखो, स्टडी का असूल है कि आपकी आंखें मुसलसल जो है वो दूर भी फोकस करें और करीब भी फोकस करें। ये सादा सा इसका है ना। कुरैशी शहर ना लिखना बस। बारिश थी सुबह पेशावर में, क्लाउडी इन पेशावर, क्लाउडी एंड कूल इन 11। अच्छा जी अहमद बिलाल, तुम तो मेरे से आए हो यार। टू हॉट इन सरगोदा, नुशैर फरोज इन क्लाउडी इन सनी, extremely hot and humid in Karachi, sunny in Gujranwala, good in Rawalpindi, AJK, तुर्बत कहाँ हुआ? जानगुल, गुजरात, सखावत अली, हसन अब्दाल, सरगोदा। Cloudy every evening for last 3 days but haven't yet rained in Peshawar. इजाज अहमद बड़ी डिटेल से। जाहिर है 11 हमारा पड़ोस नहीं तो और किसका है? G10 का, sitting in desert of Bahawalpur, hot. Too hot in Multan, cloudy in Abbottabad. 40 degrees in Hafsabad. Hafsabad कहाँ हुआ? अच्छा ठीक है। सलीमी चौक, सत्याना रोड, फैसलाबाद, DI खान। Although the evenings are pretty cool in Karachi. मट्टी का तूफान in Quetta. ओए अच्छा। Islamabad temperature is hot as compared to yes, cloudy in Market, sunny in Gujarat, cloudy in Abbottabad. Rained at night. हाँ कल रात बारिश हुई थी, गाड़ियां गंदी की थी उसने बस थोड़ी थोड़ी भगकर। तुर्बत इज इन बलूचिस्तान। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मौसम का हाल। लेट्स गो बैक टू आवर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। हमने बात की थी कि इसके 3 पार्ट्स हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, क्योंकि अभी तक जो कुछ पढ़ाया है उससे क्वेश्चन ज्यादा इकट्ठे हुए हैं बनिस्बत आंसर्स के। सो टेक्निकली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हैज 220 to 250 वर्ड्स इसकी लेंथ है। इसको जरा नोट कर लें अपने पास, क्योंकि ये फिर बार बार आपको जो है वो इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। ओके, तो इट्स अ सिंगल पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि है इसके 3 पार्ट्स, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को गलती ये लगती है कि जैसे ये 3 पैराग्राफ्स हैं। नहीं, ये एक ही पैराग्राफ है लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। लेकिन ना ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। पहले भी तो आपने बॉडी पैराग्राफ सीखा है जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, और आपको पता है कि बाज़ औक़ात हम सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 या सेंटेंस 3 में 2-2 सेंटेंस लिख जाते हैं, तो वो पार्ट होता है ना उसका 5 पार्ट्स। तो इसी तरीके से ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है इसके भी 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, द इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि आपकी जो एसे है वो एक्चुअली यहां से लिखी जानी शुरू होती है, इंट्रोडक्शन से। अभी तक तो हम पहले जो करते रहे हैं 4-5-6 लेक्चर्स में, वो सारा प्लानिंग थी और किस तरीके से और पैराग्राफ और सारा कुछ। आपकी एक्चुअल ऐसे यहां से शुरू होती है। दिस इज योर फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर। तो इसको जो है वो यहां से अब राइटिंग के जो रूल्स हैं वो सब यहां से स्टार्ट हो जाएंगे इसके ऊपर।
और राइटिंग के जो रूल्स अप्लाई हुए उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, मस्ट हैव टेक्सचुअल फ्लो एंड कोहेरेंस। यानी आप जो भी अब लिखेंगे यहां से ऑनवर्ड्स अब एसे के अंदर, उसके अंदर फ्लो होना चाहिए और कोहेरेंस होनी चाहिए। अगर आपको, और आउटलाइन में स्पेशली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चूंकि अलग अलग पॉइंट्स हमने आउटलाइन के भी लिखने होते हैं, तो उनको फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए तो बेशक लिंकिंग वर्ड्स यूज करें। पास स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी लिंकिंग वर्ड्स आउटलाइन में नहीं थे तो हम यहाँ क्यों यूज करें? नहीं, वो आपके पॉइंट्स थे। पैराग्राफ अब आपका स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, दैट इज व्हाई फ्लो एंड कोहेरेंस आर हाईली इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, सबसे पहले हमने अटेंशन ग्रैबर लिखना है। अटेंशन ग्रैबर से हमारी मुराद क्या है? यहां पे स्टूडेंट्स में अक्सर एक चीज कहा करता हूं कि स्टार्ट योर एसे इंट्रोडक्शन विद एन इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ द टॉपिक। इनडायरेक्ट रेफरेंस, अब ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो बिल्कुल डायरेक्ट शुरू करो और सीधा टॉपिक की डिस्कशन से स्टार्ट करो। वो कहते तो ठीक है, लेकिन वो दूसरी एसेज के लिए है, पीएमएस वगैरह की एसे के लिए। सीएसएस की एसे का जो इंट्रोडक्शन है वो कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, इसका जो टॉपिक है उसके जिक्र से डायरेक्टली शुरू नहीं होगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको यूं दूंगा, जरा मुझे बताइएगा प्लीज स्टूडेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्री भी आप देखते हैं और मूवी भी देखते हैं, फिल्म, इन दोनों के स्टार्ट में डिफरेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री कैसे शुरू होती है, फिल्म कैसे शुरू होती है? जी स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टली शुरू होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एब्रप्ट सीधा, फिल्म हैज एन इनडायरेक्ट स्टार्ट। क्यों स्टूडेंट्स, जरा बताइएगा सर प्लीज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी? फिल्म बाद में मेन पॉइंट आता है। स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है? डॉक्यूमेंट्री और मूवी की बिगिनिंग में क्या फर्क है? प्लॉट बिल्डिंग टेक्निक, लिखें, जरा जवाब लिखें प्लीज। Students, I am waiting for your answers. Documentary start up with direct reference, movie indirect start. Okay, Samra Mazhar. ठीक है, तो अब हमें चराचे याद रखना चाहिए। जी सादिया, यस सुभान, मेन पॉइंट, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो सीएसएस की एसे है वो मूवी की तरह शुरू होगी, और अगर आप इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह शुरू करेंगे तो ये आप सीएसएस की नहीं लिख रहे, पीएमएस की एसे लिख रहे। जी, अब हमारे यहां फर्क नजर आ गया ना कि क्या फर्क क्या है। अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, वो पीएमएस कैसे होती है, क्योंकि वो छोटी होती है, उसके अंदर जगह ही नहीं है इतनी बातें करने की, और वो हमेशा क्लोज एंडेड टॉपिक्स होते हैं। पीएमएस के टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं, वो ऐसे टाइप ही डिफरेंट है। इसलिए सीएसएस में आपने एसे के स्टार्ट में अटेंशन ग्रैबर लगाना है। इंट्रोडक्शन के शुरू में अटेंशन ग्रैबर इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ द टॉपिक। कभी भी टॉपिक के वर्ड्स से डायरेक्ट अगर आप शुरू कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट चीज पता है यहां पे क्या है? ये वो क्रिएटिविटी है। अब ये जरा इस चीज को समझ जाओ कि यहां पे अब तुम लोगों की क्रिएटिविटी चाहिए। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर हम इतना एम्फसाइज क्यों करते हैं एग्जामिनर्स का? वो इसलिए कि अगर आप डायरेक्टली पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली उसके रेफरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं कि जी इन पॉइंट का ये है, ये है, ये है, तो एग्जामिनर को साफ पता चल जाता है कि इस बंदे में क्रिएटिविटी नाम की चीज कोई नहीं है। और इसने डायरेक्ट रेफरेंस, अगर आपने शुरू किया पैराग्राफ, आपने वहां से इंट्रोडक्शन बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की तरह, तो पता होता है कि ये अब आगे चल के भी बोर ही करेगा। इमेजिनेशन है कोई नहीं, ये
आगे भी इसने अखबार ही छापनी है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू विल गेट स्टक एट द अटेंशन ग्रैबर। आपको मैं नूर फातिमा बताता हूँ कि किससे स्टार्ट करना। पहले मेरी बात सुन लें। कोटेशन कौन सी कोई क्रिएटिविटी है नूर फातिमा? कोटेशन तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना, किसी और के वर्ड्स पकड़ के आपने वहां पे लगा दिए। सुन ले जरा, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में थ्रू आउट आप याद करें जरा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुसलसल क्रिएटिविटी को हमारे यहाँ जुर्म समझा जाता है। हर जगह मैंने देखा है हमारी एजुकेशन में, जरा क्रिएटिव बंदा है वो इस कदर मार खाता है। उसकी वजह यह है कि टीचर हमारे ऐसे पत्थर आदमी है, पत्थर दिमाग है हम लोगों का, कि बस वो रट्टे लगा के आगे और समझते हैं कि अब यहां क्रिएटिविटी की गुंजाइश नहीं है। आप लिख के देखें जरा, आप क्रिएटिव हो के देखें इंसान को। मैं कहता हूं पाकिस्तान में जहां भी क्रिएटिव होंगे वहां पे मार खानी पड़ेगी। तो ये क्या जी, अक्सर बात इसके ऊपर मेरे स्टूडेंट्स जो अटेंशन ग्रैबर लिखते हैं उस पे सीएसपी हजरात जो हैं, और नहीं जी फिक्शन नहीं लिखी जा सकती। कैसे नहीं लिखी जा सकती? आप तीसरी दफा अटेम्प्ट करके कहीं 40 नंबर रगड़ के एक दफा ऐसे पास कर गए हैं, और हमारे यहाँ लगे हुए हैं सारे वो करने के लिए। एज एन एग्जामिनर आई एम टेलिंग यू, if you are not creative in the beginning, the examiner is not going to take interest in your essay. हाँ, अगर तुम बड़ी जबरदस्त तुम्हारी राइटिंग है, बड़ा कुछ तुमने लिखा हुआ है यार, अगर एक बंदा एक दफा सीएसएस में फेल हुआ है, दूसरी दफा भी फेल हुआ है, तो क्या वो तीसरी दफा तक इतनी अकल उसमें नहीं आ गई होती कि वो 40 नंबर ले सके? लेकिन वो अगर अथॉरिटी बन बैठे अब ऐसे के ऊपर, तो हजरत मुझे आप ये बताएं, अगर आप इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं तो आप पहली 2 दफा क्यों फेल हुए थे? दैट इज वाई मैं ऐसे की डोमेन में जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको, उनकी बात सुनने को ना मैं खुद पसंद करता हूं, ना मैं स्टूडेंट को सुनने देता हूं। आपने जाना है उनके पीछे जाए बेशक जाए, लेकिन ये जरूर समझ लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली, कि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को छोड़ के हम एक नॉन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। ऐसे जैसे कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट मौजूद हो, बंदा किसी हकीम के पास जाके दांत निकलवाने की कोशिश करे। दिस इज व्हाट इज मोस्टली हैपनिंग इन सीएसएस, और ये है वो मेन रीजन सीएसएस की एसए की फेलियर की। जानबूझ के पता भी है कि एक स्पेशलिस्ट है हमारे सामने, नहीं, हम दौड़ते हैं। वो जी फलां शख्स ने अपनी वीडियो में ये कहा हुआ है, मुझे उस शख्स की जरा बताओ ना, मुझे क्वालिफिकेशन बताओ क्या है। इज ही एन इंग्लिश टीचर? नहीं जी, वो सीएसपी है। यार सीएसपी क्या क्वालिफिकेशन है? सीएसपी नौकरी का इम्तिहान है जो उसने पास कर लिया हुआ है, और आप ये समझते हैं कि ये चाहिए। अगर तो मेरी बात का असर उन लोगों पे होता है जो 40 से ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं। मसला ये कि मैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ा रहा हूं। अगर आप की विजन ही लिमिटेड सी है, इतनी सी बिल्कुल, कि जी मैंने सर जी 40 नंबर लेना, मुझे इधर उधर ना दिखाएं, तो बेटा आप जो मर्जी लिखें, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप बेशक अगले 2 मिनट मेरी बात ना सुने। और मोर देन 40 मार्क्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक एक नंबर से फर्क पड़ता है। सो जो ताला लगा हुआ है ना, वो अब खोलो। अपने पास से सोचो कि यहाँ पे आप सारी उम्र आप शिकायत करते रहे कि जी टीचर्स हमें अपने पास से कुछ लिखने नहीं देते। अब मैं कह रहा हूं कि लिखो अपने पास से, अब क्या रुकावट है? So that is why instead of resisting the attention grabber, try to learn how to write the attention grabber. अगर आप सिंपल चीज नोट कर लो, तुम्हारा जो टॉपिक है ऐसे का, अगर उसके वर्ड से तुम्हारा पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तुमने शुरू में ही एग्जामिनर की इंटरेस्ट लूज कर दी है। गॉट माय पॉइंट? अगर आपके टॉपिक सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं, जो ऐसे के जो टॉपिक के जो वर्ड्स, अगर आप उससे स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर राइट इन द बिगिनिंग। बस सिंपल सी चीज। एक्सक्यूज मी।
हेलो यार, ये वो 3350 वाला। हाँ, ये मैंने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया, बड़ी बात सर, ये ट्रेंड होगा क्योंकि उसमें ना ये कलर आ गया ब्लू वाला, मैंने मस्टर्ड लिया, तो वो उनको कल से नोटिफिकेशन शुरू की है। एक दिन में एक पैकेट काफी होते हैं ना बस। ऑनलाइन शॉपिंग तो बड़ी जल्दी पहचान गए हैं। आवाज आती है सारी? ओके, तो हम अटेंशन ग्रैबर के तौर पे क्या कुछ लिख सकते हैं? क्लियर आती है आवाज? अच्छा, यार दुनिया में इतनी इतनी खूबसूरत चीजें हैं ऑनलाइन, और बंदा छोड़ दे उनको, और वो भी लैंप्स हों, और आरफ साहब की कमजोरी है लैंप्स जो है अच्छी किस्म के, और वो रह जाए तो अल्लाह का बाहर आ जा, तुम बाहर आ जा तुम। इसे कहते हैं चोरी वह के दाढ़ी पुटनी है। कहते हैं सर तो कपड़े भी ऑनलाइन प्रेस कराते। मेरा स्टार्ट ऑफ दी ऐसे की बेटी में काफी दफा बात कर चुका हूँ यही बात, कि इनडायरेक्ट रेफरेंस से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अटेंशन ग्रैबर में क्या कुछ लिखा जा सकता है। अटेंशन ग्रैबर कैन स्टार्ट विद अ कोटेशन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि लाजमी कोटेशन से ही शुरू करना है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि सर हमसे कोटेशन जो है वो याद नहीं होती, तो हम कैसे ऐसे स्टार्ट करें? यार कहीं नहीं लिखा हुआ कि लाजमी कोटेशन से शुरू करना है। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं, करें। ए कोटेशन फॉलोड बाय एलेबोरेशन एंड लिंकिंग इट विद द टॉपिक। जी एज स्टोरी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ना, मैं टेंशन ग्रैबर में डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको। कोटेशन लगाई जा सकती है, लेकिन उस कोटेशन को इलेबोरेट जरूर करना है और लिंक जरूर करना है अपने टॉपिक के साथ। अगर नहीं करते तो आपको जो है कोटेशन और हमेशा पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। अगर नहीं लिंक करते, जी इंसिडेंट और फैक्ट भी बयान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
अगर कोटेशन हम लगा रहे हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा. ऑलवेज एम्बेड कोटेशन विद इन द पैराग्राफ. लेट मी शो यू द एन एग्जांपल फॉर दिस. ये एक पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूं. हाउ टू गिव अ कोटेशन इन अ पैराग्राफ, या रेफरेंस देना हो तो किसी भी पैराग्राफ में तो कैसे देते हैं. लेकिन ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का सैंपल नहीं दिखा रहा. मैं शुरू में लिख दिया हुआ है, ये ना समझना कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का सैंपल है, वो अलग है. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोटेशन लिखनी हो किसी पैराग्राफ में तो कैसे लिखनी है. मसलन अगर आप स्टार्ट हो रही है कोटेशन से, The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. साथ रेफरेंस दिया, पहले राइटर का नाम, उसके बाद बुक का नाम, उसके बाद ईयर, फुल स्टॉप. This means that employment in the 21st century. स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा. This means that. This means का क्या मतलब हुआ कि हमने इसको लिंक किया है, जो कोटेशन दी है वहां से अब बात को आगे चलाया है. लिंक किया है ना, ये लिंक किया. तो ये मैं कह रहा हूं कि आपने लिंक जरूर करना है, वरना हमारे यहां आमतौर पे वो कोटेशन लिखी होती है और बस दरमियान में स्पेस होती है और 2 लाइनें छोड़ के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुरू होता है और उस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का कोई ताल्लुक नहीं होता उस कोटेशन के साथ. नहीं, देखिए आप लोगों ने सेंटेंस लिखा था, वो वाला पैराग्राफ लिखा था. आप जरा मुझे बताएं कि आप जब एविडेंस यूज करते हैं, कोई कोटेशन यूज करते हैं सेंटेंस नंबर 4 में, तो क्यों यूज करते हैं? आप कहीं पे भी कोई एविडेंस देते हैं या कोटेशन देते हैं अपने पैराग्राफ में, तो क्यों देते हैं? नहीं, लिंक के लिए, इसलिए कि हम अपने सपोर्टिंग पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं. सेंटेंस 3 को एलैबोरेट करने के लिए, यस. सब्सटेंशिएट करने के लिए आर्गुमेंट को, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट होगा तो उसको एलैबोरेट करोगे ना. और अगर आप मेरी कोटेशन ठोक दें पैराग्राफ में, उसका लिंक ही ना हो ऊपर नीचे कोई, तो फिर क्या मकसद है उसका? इसलिए कोटेशन को आप बेशक यूज करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोटेशन को पैराग्राफ के अंदर लिखा करें, उसका हिस्सा बनाएं और फिर उस कोटेशन को यूज करें, उसमें से बात निकालें. ये देखो, जैसे दिस मीन्स दैट एम्प्लॉयमेंट इन द 21st सेंचुरी. अब उसने क्या कहा था? इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी, एजुकेशन की बात की थी. मैं क्या कह रहा हूं? एम्प्लॉयमेंट इन द 21st सेंचुरी. हमने उस कोटेशन को मिक्स कर लिया है अपनी बात के साथ. वुड रिक्वायर द फ्लेक्सिबल स्किल्स ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स कॉन्टिन्यूअसली. उसने कहा लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. उसको मैंने क्या कह दिया? फ्लेक्सिबल स्किल्स of learning and unlearning new concepts continuously. अब पाकिस्तान के साथ कंट्रास्ट कर दिया. But in Pakistan, the concepts learned through education are considered final and absolute achievement, and people think they need not learn any new skill for employment. See, कहां से हमने बात शुरू की, उसमें से सेंटेंसेस निकालते हुए अपनी बात को आगे जारी किया. नूर फातिमा अगर तो मशहूर राइटर है, सिर्फ उसका नाम अगर आप दे देती हैं तो बस काफी है. ये नहीं बताना लाजमी कि कहां पे है कहां नहीं है. ठीक है, तो ये मेरा मतलब था कि अगर आप कोटेशन लगा रहे हैं तो उस कोटेशन को हमेशा अपने पैराग्राफ के अंदर शामिल करना होता है, उसको एम्बेड करना. जी कायदे आज़म की भी कोई कोटेशन लिखें, जो भी है, लेकिन ये कि पैराग्राफ के अंदर लिखना है. अगर हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर की तरह. ये हेड एग्जामिनर की जो रिपोर्ट आती है ना एफपीएससी की, वो ये शिकायत करते हैं अक्सर कि हमारे यहाँ ऐसे लिखते हैं लोग अखबारी स्टाइल में, न्यूज़पेपर स्टाइल में. न्यूज़पेपर स्टाइल क्या? जैसे न्यूज़पेपर नहीं होता, वो कोई कुछ लाइंस जो है वो बोल्ड करके साइड पे लिखी होती हैं, ये उसी स्टाइल से जो है वो कोटेशन लिखते हैं. अचानक पैराग्राफ खत्म होता है, उसके आगे कोटेशन लिखी हुई है रंगीन सी, और उसके बाद जो है वो अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है. जब स्टूडेंट से पूछें कि इस कोटेशन का ताल्लुक
पिछले पैराग्राफ से है कि अगले पैराग्राफ से, कोई पता नहीं होता। वो कहते हैं बस जी कोटेशन लगाइए। तो हमारे यहाँ कोटेशन यूज होती है डेकोरेशन के तौर पे नहीं, इट मस्ट हैव अ फंक्शन इन द एसे, अदरवाइज एग्जामिनर सीएसएस का पकड़ लेगा आपको जी। सो कोटेशन आप यूज कर सकते हैं अटेंशन ग्रैबर के अंदर, लेकिन इस तरीके से उसको आगे चलाना है। और अटेंशन ग्रैबर में क्या कुछ लग सकता है, कोई इंसिडेंट बयान हो सकता है। मैं जो अभी सैंपल पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूं उसके अंदर इंसिडेंट है। कोई एनेक्डोट बयान हो सकता है, कोई पुराना किस्सा, उससे ज़रबुल मिसल जो मुहावरे होते हैं उससे जो है वो चीज को आगे चलाया जा सकता है। कोई पोइट्री की लाइन्स हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश पोएम कोई, और अगर उर्दू की कोई लगानी है तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो होनी चाहिए। तो ये वाली सारी चीजें भी अटेंशन ग्रैबर के तौर पे यूज हो सकती हैं। पोइट्री की लाइंस की एक मिसाल मैं आपको देता हूं, इंसिडेंट की मिसाल जो है वो भी देता हूं आपको। मैंने कोटेशन ऑलरेडी दिखा दी है, लेट मी शो यू। हाँ, बादल कड़क रहा है, गरज रहा है, नहीं कड़क नहीं यार, क्या बिलावल भुट्टो वाली उर्दू बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं अटेंशन ग्रैबर की मिसाल। पहले जरा इस टॉपिक को समझे और बादल कम पे जा रहा है। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल देखें, पहले टॉपिक समझो जरा। Is youth bulge a liability or an asset for Pakistan? मैं रोज सिर्फ ट्रांसलेशन दे तो बेहतर है, उर्दू के शेर लिखा हुआ वो जरा थोड़ा अजीब लगता है उसके अंदर, तो लेकिन ये कि स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन खुद नहीं ट्रांसलेशन करनी। ये अल्लामा इकबाल के शेरों की बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है मौजूद है, काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, याद कर लेते हैं। तमाम जो अल्लामा इकबाल के मशहूर शेर जो आपने शायद स्कूल में बचपन में याद किए थे, वो उनकी अच्छी ट्रांसलेशन में आपने देखा, रूमी के पोइट्री की ट्रांसलेशन अक्सर आती है, इसी तरह से अल्लामा इकबाल की भी मौजूद है। अच्छा जी, मैंने जो यूज किया यहाँ पे, अब ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि यूथ बल्ज यहाँ पे लायबिलिटी है पाकिस्तान में कि एसेट है। मुझे हमेशा यूथ बल्ज के बारे में सोच के, यूथ के बारे में पाकिस्तान में सोच के मुझे हमेशा टी.एस. एलियट की लाइंस याद आती हैं, शेप विदाउट फॉर्म, shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion। अब ये देखो सिनोनिम्स हैं शेप और फॉर्म का, शेड और कलर का, जेस्चर और मोशन का, हमें एक जैसा ही लफ्ज लगता है। टी.एस. एलियट की पोएम है द हॉलो मैन, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। These lines by T.S. Eliot epitomize the situation of youth in Pakistan। ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इस तरह से पोइट्री की लाइंस भी पैराग्राफ के अंदर उसका हिस्सा बना के लिखनी है। These lines by T.S. Eliot epitomize the situation of youth in Pakistan. Although they have a shape, they have not been equipped with enough skills to give this youth bulge a form। अब मैं उसकी लाइंस के वर्ड जो है वो यूज कर रहा हूं। They do give the feeling of a shade, but one is unable to perceive their color। यूथ के बारे में, due to the continuous neglect of this segment of Pakistan's populace, youth has become a paralyzed force। paralyzed force अब बड़ा potent word है, यानी force तो है लेकिन paralyzed है, ये oxymoron हो गया ना। At best, what the youth in Pakistan today is that it is a force, a gesture, but it has no motion towards the progress of the country। ये अटेंशन ग्रैबर आ गया। अब इसको लिंक करेंगे हम अपनी उसके साथ, फिर आगे अपनी आउटलाइन के साथ। अब ये देखो बड़ी इंस्पायर्ड लाइंस है ना। उस वक्त हिना लिख रही थी कि आपके वो जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, वो 3-3 मिनट के वीडियोस हैं। आई डोंट लाइक टू कॉल देम मोटिवेशनल, दे आर मोर ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियोस। अब ये भी पर्सनली इंस्पायर होकर लिखा हुआ है ना, क्योंकि यूथ की जो सिचुएशन है
अब यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि टीएस इलियट की ये लाइंस मैंने स्पेशली इसके लिए याद की थी, नहीं, हम लोग पोइट्री पढ़े हुए हैं तो कुछ लाइंस याद रह गई हुई हैं। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो होता है उसके पास कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई पोइट्री की लाइंस जो है वो जरूर मौजूद होती है। हिना कुरैशी, तुम्हारी चैट मुसलसल प्राइवेट में डायरेक्ट में आ रही है, उसको ओपन करो ताकि बाकी भी तुम्हारा देख सके। इसने सवाल पूछा था कि जी पूरी पोएम नहीं, शायरी शरबाब पूरी तो पोएम लिखनी भी नहीं, सिर्फ ये भी देखो मैंने 2 ही लाइनें बस यूज की हैं। इसने पूछा हुआ था कि ये अल्लामा इकबाल की पोइट्री की ट्रांसलेशन किधर से मिलेगी, कोई बुक है? नहीं, बुक नहीं है, इंटरनेट पे जाओ और अल्लामा इकबाल पोइट्री ट्रांसलेशन जो है वो देखो, तो आराम से उसको जो है वो हाँ है ना, डायरेक्ट मैसेज देना भेजो, ओपन करो इसको अपने, ठीक है। इकबाल पोइट्री इन इंग्लिश करें, हाँ बिल्कुल इस तरीके से अगर आप सर्च करें तो इजीली आपको मिल सकता है। अल्लामा इकबाल पोइट्री ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ये मैंने वही सर्च किया, ये देखो। ये मैंने लिखा, ये मैंने सर्च किया अल्लामा इकबाल पोएट्री ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, तो ये चीजें आ गई और ये मैंने इसको क्लिक किया है तो ये खुल गया है ये चीज, और यहाँ पे काफी सारी इनकी पोएम्स जो हैं वो मौजूद हैं। माउंटेन एंड, ये बड़ी इनकी पहाड़ और गुलहरी की जो आपस में जो मुकालमा था, ये A mountain was saying this to a squirrel, commit suicide if you have self-respect. Oh, क्या बात है। You are insignificant, still so arrogant. How strange. You are neither wise nor intelligent, not even shrewd. अब ये देखो ना, ये लाइंस इस्तेमाल की जा सकती हैं किसी भी, आप पोएम आपकी स्टार्ट हो रही है ऐसे ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन काइंड के बारे में। As Allama Iqbal says about humanity, you are insignificant, still so arrogant. How strange. वो जो है ना इंसान को जो प्राइड है, यू आर नाइदर वाइज नॉर इंटेलिजेंट नॉट इवन श्रूड, बस 2 लाइंस काफी हैं। ये माउंटेन ने कहा स्क्विरल से, बड़ी जबरदस्त पोएम है इनकी। On hearing this, the squirrel said, hold your tongue. These are immature thoughts, expel them from your eye. I do not care if I am not large like you. You are not a pretty little thing like me. Everything shows the omnipotence of God. Some large, some small is the wisdom of God. ये भी अच्छी लाइंस है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? अभी देख लो तुम्हारे सामने ही निकल आए हैं, आपके सामने ये अटेंशन ग्रैबर। मैंने कहा कि मतलब आप पोइट्री के लिए लाजमी नहीं कि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर की ही मिसाल हो, और जी ऐसे तरह गालिब की भी जो है वो भी मौजूद है इस तरह से। लेकिन अल्लामा इकबाल की है कि आमतौर पे हमें चूंकि याद भी होते हैं, नहीं उर्दू आप दफा ना लिखें, उर्दू ना लिखें, इंग्लिश में ही लिखें, और आप इसके साथ लिख सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अल्लामा इकबाल पोएम, बस। ठीक है, इस तरीके से रूमी की भी हैं बिल्कुल। ये देखो ये कितनी अच्छी लाइन है, नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड।
तो इस तरीके से आप जो है वो सर सेंट्स की पोएट्री भी लिख सकते हैं, लाइक शालती, अगर इंग्लिश में वो मौजूद है महरोश, अगर ट्रांसलेशन मौजूद है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों को कौन सा लिंक भेजूं, ये वाला, ये महज एक मैंने सर्च किया है, ये भी लिंक मैं आपको भेज देता हूं व्हाट्सएप में, और किधर हो, ये हो, और वो जो मैंने सर्च किया था ना उसका भी लिंक आपको भेज देता हूं, ताकि आप और वेबसाइट्स पे भी जा सके वहां से, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं और आप अपनी जो है मर्जी से वो लिख सकेंगे, अटेंशन ग्रैबर जो है वो यहाँ पे। ओके, सो वी आर गोइंग बैक टू आवर डॉक्यूमेंट ऑफ, असल में ना ऐसे की ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है ना, इसमें पढ़ने वाली चीज अटेंशन ग्रैबर ही है, बाकी जिस्ट ऑफ दी आउटलाइन तो वही है जो आपने पहले बना ली हुई है, थीसिस स्टेटमेंट जो आपने पहले बना ली हुई है। सो इस तरीके से आप पोइट्री की लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि डू नॉट यूज फैक्ट्स व्हिच लेटर अपीयर इन द एसे। ये जो कर रहा है बंदा कि जी ग्लोबल वार्मिंग में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर दैट मींस कि यू आर लूजिंग द एग्जामिनर्स इंटरेस्ट, और ज्यादा लंबी कहानी भी नहीं बयान कर सकते, जस्ट 3 to 5 sentences, नॉट मोर देन दैट। इट गिव्स योर स्टैंस ऑन द टॉपिक। लेकिन बाद का स्टूडेंट्स क्या होता है कि बाज लोग एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो अटेंशन ग्रैब करने की, वो भी गलत होती है, ज्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी ना बनाएं, दैट ऑल्सो ऑफन बैकफायर्स, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ रेडीमेड स्टार्टिंग लाइंस जो हैं ये भी बचने की कोशिश करें, क्योंकि रेडीमेड लाइंस हर किसी के पास अवेलेबल हैं, और इसकी तरह मैं थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो आपको देना चाहूंगा। एक्स्ट्रा एफर्ट जो बाद का लोग करते हैं, अच्छा भाई स्टोरी बनानी है तो वो कोई ज्यादा ही स्टोरी जो है वो बना देते हैं। पिछले दिनों एक स्टूडेंट मुझे दिखा रहा था कि वो उसने अटेंशन ग्रैबर बनाया हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज के ऊपर। तो हाँ सर ये पढ़े, मैं पढ़ा, उसने वो स्टार्ट होता है बड़े ड्रामाई अंदाज से ना कि देयर वर vultures circling in the sky and the dead bodies were lying everywhere in the streets of Srinagar and the blood was dripping through the drains, नाली में से खून बह रहा था, and there were orphan children crying everywhere calling the names of their parents and there was nobody to listen to them and the Indian soldiers were just laughing at them। मैं खुदाया या अल्लाह, ये इतनी खौफनाक सीन, मैं कही तो ऐसे लगता है जैसे कोई हॉरर मूवी शुरू हो रही है यार, और मतलब सारा उसका इमेजरी देखो ना किस कदर फ्राइटनिंग किस्म की है। मैं कही ये तुमने उसको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि उसको डिप्रेस करना है कि ये सारा, तो वो कहता सर हम जरा वो वीडियो गेम्स खेलता हूँ ना मैं ज्यादा, तो वो मेरी इमेजरी भी उसी किस्म की है, तो यार काइंडली अपनी इमेजिनेशन जरा चेक कर लें, तो ज्यादा जो है इमेजिनेशन को थोड़ा सा हार्नेस करके रखना है। मुझे कहता है सर इसमें क्या चेंज करूं मैं इसको, मैं कहती इसको टोन डाउन करने के लिए लाशें कुछ कम करो, कुछ वो जो वल्चर्स बैठी हुई हो फिर रही हो, डर लग रहा है मुझे, उनको नीचे बिठाओ, थोड़ा सा ब्लड कम करो स्ट्रीट्स में से, इस तरह तो मैं स्लिप हो जाऊंगा। तो कहता सर आप मजाक कर रहे हैं, मैं शुरू किसने किया था। ख्याल रखा करें कि आप जो है वो ज्यादा उसको एग्जामिनर को वो नहीं करने की कोशिश करनी। मैं उसमें जो चीज है ना इसकी जो ये जो रेडीमेड लाइंस जरा उसको भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये अक्सर लोग जो है वो रेडीमेड लाइंस के चक्कर में बड़ा मुतासर हुए फिरते हैं। मसलन बात बड़ी मशहूर लाइंस हैं, वर्ल्ड टाइम्स में मैं होता था तो वहां पे हर स्टूडेंट को समझाई जाती थी कि इससे ऐसे शुरू करो, और बेशुमार लोग अपना मतलब ऐसे जाया कर बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि सब लोग सेम अटेंशन ग्रैबर लिख रहे होते थे। मसलन एक बड़ी मशहूर लाइन है कि डांसिंग अराउंड द फायर डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, you should dig deep into the cause of the fire, why the fire started,
ये सेंटेंस लिख के फिर उसको लिंक करते हैं और फिर अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो स्टार्ट कर रहा है डांसिंग अराउंड द फायर इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको भी मेरा हाल है, कुछ लोगों ने मशवरा दिया होगा। उसके बाद एक मशहूर लाइन है वो वाली, वो नहीं, शुतुरमुर्ग तूफान आए तो रेत में वो सर छुपा लेता है। Burying your head in the sand does not mean that the storm will go away. It might even aggravate and you will never know. चलो, हर बंदा उससे शुरू कर रहा है प्रॉब्लम। एक वो है, वो क्या, बिल्ली और कबूतर जो है वो कौन आंखें बंद करता है? बिल्ली आंखें बंद करती है, कबूतर करता है? कबूतर आंखें बंद करता है। उसमें भी जो है वो, उसके ऊपर भी इसी तरह का वो जो है वो बनाया हुआ है कि closing your eyes to the danger does not mean that the danger will disappear. Like a pigeon. So when the pigeon will open the eyes, the cat will still be there. The danger will still be there. इतना वो थर्ड क्लास लगता है ये वाला सारा कुछ जो है रेडीमेड। अब होता पता प्रॉब्लम क्या है? इसी तरह की 4-5 और लाइनें भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये बचे रेडीमेड लाइन से। प्रॉब्लम इसकी ये आती है कि आपने तो लिखनी है ना एक ऐसे, सो स्टूडेंट समझता है कि एक दफा मैं यूज कर रहा हूं और किसने यूज करना है। एग्जामिनर के सामने से गुजरती हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एसेज और बेशुमार लोगों ने अटेंशन को जो है रेडीमेड लाइन स्टार्ट की हुई। जब ये जगह ऐसी है जहां से आपने एग्जामिनर को विन करना है, स्टूडेंट्स वहां पे लूज कर जाते हैं। अपने पास से लिखो ना, अपने पास से लिखना है ना। इंटोनेशन जो, अच्छा जी, बस ये मैंने अटेंशन ग्रैबर आपको डिटेल से समझाना था, वो समझा दिए सारा। इसके बाद जिस्ट ऑफ द आउटलाइन होती है। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। राइट सेंटेंसेस रिलेटेड टू हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, और इट शुड फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस, जो ऑलरेडी आपने जीपीएस लगा के कर लिया। ऑल द पॉइंट्स और 8 to 10 सेंटेंसेस यहाँ पे यानी कंबाइन कर लेंगे आप पॉइंट्स को। और आखिर में हमने 2 to 3 सेंटेंसेस के अंदर एक्सपोजिटरी ऐसे है अगर, तो आखिर में हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन बार बार यही चीज इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट स्टार्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स और आर्गुमेंट इन द इंट्रोडक्शन, यहां से ऐसे शुरू ना करें। चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी जल्दी मैं आपको एक सैंपल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है वो भी दिखा दूं। लाजमी है कि आप पहले आउटलाइन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को समझा जा सकता है। आउटलाइन दिखाएं आपको या कि सीधा आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे ले जाएं? कि बगैर आउटलाइन के जो है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नहीं समझा जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पहले जरा इस टॉपिक को समझ लो, वर्ल्ड ट्रेड एंड इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग। जी, मैं पहले आउटलाइन दिखाता हूं आपको, पहले जरा टॉपिक समझ लो, क्योंकि टॉपिक को समझे बगैर इस अटेंशन ग्रैबर का को खास मजा नहीं आना है इसका। वर्ल्ड ट्रेड एंड इट्स रोल इन अपलिफ्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज। वर्ल्ड ट्रेड का ये भी एक काम है, बेसिकली ये जर्मनी का आइडिया था कि जो डेवलप नेशंस हैं, जो बड़ी जो रिच नेशंस हैं, वो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज को एड देते हुए नजर आते हैं। तो जर्मनी ने आइडिया ये दिया कि पुअर जो नेशंस हैं इनको हम एड नहीं, इनको ट्रेड दिया करें। तो एज अ CSR आपने पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके नतीजे में अब ये होता है कि अगर बड़े कंट्रीज जो हैं, बड़ी नेशन जो इकोनॉमीज हैं, वो आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, तो वो अपनी ट्रेडिंग का कुछ छोटा मोटा हिस्सा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का किसी छोटी नेशन जो है उसको भी दे देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ अक्सर, इटली और साउथ कोरिया में ट्रेड है फुटबॉल की। साउथ कोरिया फुटबॉल मैन्युफैक्चर करता है, इटली उसे ट्रेड इंपोर्ट करता है। तो साउथ कोरिया क्या करता है कि फुटबॉल बनाने का जो मुख्तलिफ छोटे मोटे जो प्रोसेसेस हैं वो किसी दूसरे कंट्री को करीब कोई
साउथ कोरिया के आसपास जो है छोटी नेशंस, मसलन लाओस है, एक नहायत गरीब मुल्क है, कंबोडिया बड़ा गरीब मुल्क है, वियतनाम है, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है। तो साउथ कोरिया क्या करता है कि फुटबॉल बनाने में उसके जो पैनल सीने के लिए, जोड़ने के लिए जो धागा इस्तेमाल होता है, जो डोरी इस्तेमाल होती है, उस डोरी की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसने लाओस को दे दी हुई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, वहां पे बिजनेसेस जो थे उनको एंगेज किया, और वहां पे अब जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई, और फिर ये कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी आई, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ। तो लाओस उसके लिए इतना ही बिजनेस उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो था वो, यानी थोड़ा सा बूस्ट उनको मिल गई। उसके बाद इसके जो डोरी वहां पे बनती है, उसके बाद फुटबॉल के जो पैनल होते हैं उनको सिलाई जो उनकी करनी है वो इसने कंबोडिया के हवाले की हुई है। कंबोडिया में बेशुमार ट्रेनिंग सेंटर्स बना के वहां पे पब्लिक को ट्रेन करके हजारों के हिसाब से लोगों को जो है वो इस इंडस्ट्री। अब कंबोडिया डायरेक्ट कहे कि जी वो इटली के साथ ट्रेड कर ले, तो नहीं, वो तो उसकी इतनी वो उसकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है। तो कोरिया क्या करता है, साउथ कोरिया, कि वो छोटे छोटे फंक्शंस जो है वो दूसरी कंट्रीज को दे देती है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे पाकिस्तान में ये सियालकोट में जिस तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये बनते हैं, तो अब यहाँ पे ये तो खैर खुद डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, तो इसको तो सारी चीजें यहीं पे जो है वो बनेंगी। लेकिन बाद औक़ात ये है कि बाज फाइन जो है, जो मशीनरी जो चीजें यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, उनका क्रोम प्लेटिंग का काम जो है वो अफ्रीका की किसी नेशन को दे दिया हुआ है, एक फंक्शन उनको दे दिया हुआ है। और इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड ट्रेड मुख्तलिफ कंट्रीज को, स्मॉलर कंट्रीज को इन्वॉल्व करके तो आगे चलती है। ये है इसकी थीम बेसिकली, ये इस टॉपिक की, क्योंकि इसके बगैर आपको अटेंशन ग्रैबर की जो है वो समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, सो कमिंग टू आवर इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट। World trade is considered crucial to the prosperity of developing countries because it fuels up their economic growth. However, by making proper trade policies, its negative impacts can be mitigated. अब ये देखो ना, ये thesis statement के क्या 3 parts होते हैं? Thesis statement के 3 parts क्या होते हैं? What, why and how? Exactly. ये देखो, world trade is considered crucial to the prosperity of developing countries. ये हो गया what, because it fuels up their economic growth. Why? और however by making, ये इसका third part. अब ये छोटी सी thesis statement है, लेकिन parts इसके complete हैं। उसके बाद second paragraph जो है वो crunch paragraph आ गया। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में क्रंच पैराग्राफ पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी हेडिंग इस तरीके से क्यों बनी है। आउटलाइन ऐसे है कि व्हाई वर्ल्ड ट्रेड, हमारी जब जाएंगे ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे, तो बेटी वहां पे मैं थीसिस स्टेटमेंट उसकी समझा दूंगा। अच्छा, नंबर 3, अब ये हमारी आउटलाइन आ गई। व्हाई वर्ल्ड ट्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज। प्रमोशन ऑफ फॉरेन रिलेशंस होती है इससे। ट्रेड स्टिमुलेट्स मार्केट कॉम्पिटिशन, it generates foreign currency, creates jobs and raises per capita income, can provide access to the industrial advancements, it allows import of key technologies. ये है जो इम्पोर्टेंट, जो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड का जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर। अब यहाँ देखें जीपीएस लगा हुआ है, ये पहला पॉइंट गवर्नेंस का है। इकोनॉमी, social, jobs and places, per capita income, access to industrial advancement, technical, allows import of key technologies। ठीक है, तो इससे ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस में है। चनाचे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस इसके काम आएगा, इसके फायदा आएगा इसका। अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या है वर्ल्ड ट्रेड के? ड्रॉबैक्स ये है कि रेज इन टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स, security threats in the country, or currency depreciation due to world trade. इसका way forward क्या है? Free trade agreements between countries, decrease in internal security threats, reduction in trade deficit, higher tariffs on foreign goods, and boosting local production sector. ये इसके जो है वो
वे फॉरवर्ड है उसके लिए। अब इस आउटलाइन की बेसिस पे जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो मैंने डेवलप किया है वो ये है। अब आपसे कहा था कि जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो सारा एक सिंगल पैराग्राफ होता है, ये देख लो, इट इज वन सिंगल पैराग्राफ, बट इट हैज क्लियरली मार्क्ड 3 पार्ट्स। ये स्टूडेंट को पता होता है, लिखने वाले को, और एग्जामिनर को पता होता है, चेक करने वाले को, कि इसके 3 पार्ट्स हैं। ये देखें, शुरू में अटेंशन ग्रैबर लगा, उसके बाद लिंकिंग सेंटेंस है, उसके बाद जिस्ट ऑफ द आउटलाइन है, और उसके बाद आखिर में थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, आई विल रीड दिस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ टू यू। अटेंशन ग्रैबर देखिएगा। Once a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked for some financial help. The Prophet sallallahu alaihi wasallam helped him in a unique way, which resulted in the poor man having an axe in his possession. ये मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में से लिया वाकया, और देखिएगा इसका जो वाकया, तो आपको पता है हम पूरा वाकया नहीं लिखा करते, सिर्फ उसका जो है वो क्रक्स, जो उसका असल मकसद था, कि अब आपको पता है वाकया लंबा है, लेकिन ये कि मैंने उसको सिर्फ ये बताया कि उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये है कि उस आदमी को कुल्हाड़ी मिल गई, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam told the man to go and earn his livelihood by cutting firewood with the axe and selling it. ठीक है, वाकया पता है ना स्टूडेंट्स इसका सारे का। सो बजाय इसके कि उसको मदद करते, सिर्फ मतलब पैसे देते, तो क्या होना था, उसने दोबारा आ जाना था। नहीं, उसके रोजगार का बंदोबस्त कर दिया। This became a befitting lesson for all about how to help when someone is in need. ठीक है जी हाँ। अच्छा, महरोज ने वाकया नहीं सुना हुआ ये वाला, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से बड़ा अहम वाकया है ये वाला, कि वो उस बंदे को कुल्हाड़ी लेके दी कि ये कुल्हाड़ी से तुम जो है वो लकड़ियां काटो और अपने फायरवुड एंड सेलिंग इट। दिस बिकेम ए बिफिटिंग लेसन फॉर ऑल अबाउट हाउ टू हेल्प व्हेन समवन इज इन नीड, कि किसी की मदद करनी हो तो कैसे करनी चाहिए, ये तरीका है मदद करने का। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम टेम्पररीली, ए परमानेंट सोल्यूशन शुड बी सॉल्व्ड। आप जो भी वाकया बयान कर रहे हैं उसको लिंक करें बड़े तरीके से अपने नैरेटिव के साथ, अपनी आउटलाइन के साथ। तो यहां तक मेरा अटेंशन ग्रैबर आ गया। ये 3 to 5 सेंटेंसेस के अंदर मैंने अटेंशन ग्रैबर, ये लिंकिंग सेंटेंस आ गया। वर्ल्ड ट्रेड इज ऑल्सो सच अ सोल्यूशन which provides a permanent method to uplift the developing economies. ये हमने लिंक कर लिया, अब हमारी आउटलाइन आ गई। This is done by importing key technologies which help to stimulate market competition among local companies. ये 2 पॉइंट्स को मिला के एक सेंटेंस बना लिया। Furthermore, it generates foreign currency, creates jobs and raises per capita income. 2 पॉइंट्स को मिला के एक सेंटेंस बना लिया। It also helps to access industrial advancements and promote foreign relations. 2 पॉइंट्स को मिला के एक सेंटेंस। अब देखें, वो 6 पॉइंट्स थे जिनको हमने 3 सेंटेंसेस में पूरा कर लिया। However, world trade also has some drawbacks for developing economies, like raising tariffs on export goods, security threats, and currency depreciation. वो जो पूरा पार्ट था ना उसका, 3 हेडिंग और सब हेडिंग सारी, उनको एक ही सेंटेंस के अंदर भुगता दिया सारा। See, this is how you condense the whole outline into just 7 or 8 sentences, और पूरी की पूरी आप आउटलाइन पेश कर देते हैं। Therefore, there is a need to take several steps for boosting the developing economies, like inking free trade agreements between trading countries. The internal security threats should also be decreased. वो जो points थे उसके way forward के, वो phrases थी, अब sentences बना दिए। Another step may be to reduce the trade deficit so that economy of developing countries could flourish. If there is high tariff on foreign goods, this would also lead to boosting up the production sector in developing countries. In a nutshell, trade is considered crucial to the prosperity of developing countries because it fuels up their economic growth.
वही जो थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी थी सेम यहाँ पे आ गई है. However, by making proper trade policies, its negative impacts can be mitigated. See, मैंने आपको शुरू में दो चीजें कही थी कि इसके अंदर टेक्सचुअल फ्लो होना चाहिए. टेक्सचुअल फ्लो होना चाहिए. अब देखें इस पूरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर फ्लो है. मैं ये कहा करता हूं कि ये स्टोरी की तरह चलना चाहिए. आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ये देखो स्टोरी की तरह चलता है ना. उसकी वजह क्या है कि हमने ऑलरेडी जी प्लस लगा लिया हुआ है. ये थीसिस स्टेटमेंट की वर्ड्स काउंट हो गए जी. अच्छा, दूसरा एक तो मैंने फ्लो कहा था, दूसरा मैंने कहा था कि लिंकिंग वर्ड्स की जरूरत हुई तो वो लगा लें. यहां देखें आपस में वर्ड्स सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ड्स लगाए हुए हैं. ये फर्दर मोर और देयरफॉर, हाउएवर, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमने इन अ नटशेल का वर्ड यूज किया. See students, this is how you write the introduction paragraph. आपने क्या क्वेश्चन पूछा है आबदा खान सर? टेंशन ग्रैबर जस्ट एसे के स्टार्ट में लिखना है एक बार. ओ बस वो एक बार अटेंशन ग्रैबर के इंट्रोडक्शन के शुरू में लिखना है बस. हर पैराग्राफ में नहीं लिखना. हर पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है. थीसिस स्टेटमेंट के वर्ड एसेस में काउंट होते हैं. यस. आयात या हदीस से स्टार्ट कर सकते हैं अटेंशन ग्रैबर को. जी वो भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि वो अटेंशन ग्रैबर है. आप आयात और हदीस यूज कर सकते हैं शुरू में. उससे आमतौर पे जो है वो बड़ा अच्छा स्टार्ट जो है वो ऐसे को मिल जाता है. कुछ उसका फायदा ये है कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं उससे. लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, कोई अटेंशन ग्रैबर की अपनी वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको लिंक नहीं करते अपनी एसे के साथ. असल कमाल आपका लिंकिंग का है. ये अरबिक में नहीं, सारा कुछ इंग्लिश में लिखी. समझ आई? असल कमाल आपकी कोई कोटेशन इतनी कमाल की नहीं होती. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि मुझे पर्सनली सिर्फ एक ही कोटेशन जिंदगी में याद है पूरी. सिर्फ एक कोटेशन, ये वाली जो यहां लिखी हुई है. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. और यकीन करो मैं इस कोटेशन को हर जगह ठोक देता हूं, हर जगह लगाता हूं. कोई ऐसे है, कोई तकरीर कर रहा हूं मैं स्पीच कोई किसी जगह कोई इंटरव्यू है, मैं इस कोटेशन से जो है वो शुरू करता हूं और ये हर जगह फिट हो जाती है. असल कमाल कोटेशन का नहीं है. असल कमाल उसको फिट करने का है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं. जी, आई एम गोइंग टू योर क्वेश्चंस नाउ. सर ऐसे टॉपिक, मुझे वैसे भी कोटेशन याद नहीं होती, पोएट्री की लाइंस कुछ याद है एक दो. सर ऐसे टॉपिक को इंटरप्रेट करना मुश्किल लग रहा है. हाँ, ये तो कमाल है सारा. यही तो मारिया नजीर कमाल है. इंटरप्रेट जो वो वीडियो देखी आपने जो मार्च के जो मॉक्स को मैंने इंटरप्रेट किया हुआ था, वो वाली की. अप्रैल वाली भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, सिर्फ अभी तक मैं अपलोड नहीं कर सका. अप्रैल के मॉक्स जो है. आमना, जैसे आपने बोला कि आउटलाइन में लाइन नहीं छोड़नी, वैसे ही ऐसे में भी नहीं छोड़नी, या हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं. आमना, ये डिपेंड करता है कि आपका पैराग्राफ अगर तो क्लियर है, यानी 1.5-2 इंच की आप शुरू में इंडेंट दे रहे हैं तो फिर लाइन ना छोड़े. बाज़ औक़ात लोगों के पैराग्राफ से बिल्कुल जुड़े समझ नहीं आती उसके पैराग्राफ की. हैव यू सीन दैट वीडियो? नहीं, मार्च वाला जो मैंने आपको भेजा हुआ है. मैं दोबारा उसका, ये जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं दोबारा उसका लिंक दे देता हूं आपको जो प्रीवियस है. अच्छा, आपको नहीं भेजा हुआ शायद भाई. ये मार्च 2022 का जो मैंने नोआ का मॉक एग्जाम बनाया था ऐसे का, उसको पूरा एनालाइज करके मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है और वो भेजी है. कमाल है यार. पूरे पाकिस्तान ने उसको देख लिया, 12,000 लोगों ने देख लिया, सिवाय मेरे स्टूडेंट्स ने.
ये बड़ा मजा है। ये लोग ना डॉक्टर आरिफ को लेते हैं बड़ा लाइट, जिनको अवेलेबल नहीं है ना वो सही वैल्यू करते हैं, जिनके सामने बैठे हुए ना ठीक है सर बस बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इन्होंने एक वीडियो जो है वो कर दिया, अप्रैल वाला जरा 1-2 दिन लगेंगे जरा उसको करने में, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए नहीं है कि मुझे आपको अपना वीडियो दिखाने का शौक है, जब तक टॉपिक को सही तरह से नहीं समझते एवरीथिंग इज यूजलेस। बस भाई बंद करते हैं जी। मारिया नजीर ऐसे ये बेटी टॉपिक टू टॉपिक वेरी करते हैं। जरा ये वाला वीडियो देखो हमारिया, और फिर मुझे बताओ कि इसमें से तुमने टॉपिक सेगमेंटेशन, ये टॉपिक इंटरप्रिटेशन क्या सीखी क्या नहीं। सारे अहमद बोलो, अब बस बंद करना चाह रहे हैं हम। ओके, is it okay to start a sentence inside a paragraph with but or because? Yeah, क्यों नहीं? The Prezi checkers on LMS have always put a red mark on such a sentence and say avoid starting sentence with because and but. Because इसलिए अवॉइड कर वो लोग कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स जैसे टॉपिक सेंटेंस और सेंटेंस नंबर 2 के दरमियान लोग फुल स्टॉप लगा के बिकॉज लगा देते हैं। बात आपने पीछे की हुई थी और आगे आपने फुल स्टॉप के बाद उसको एक्सप्लेन किया तो फिर बिकॉज गलत हो गया। वन, सुनो जरा ध्यान से सेंटेंस सुनना। बिकॉज दिस mistake has been pointed out by the checkers, comma, I'm trying to tell you how it is to be used correctly. अब ये सेंटेंस ठीक है, समझ आती है? ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। Because the mistake has been pointed out somewhere else, comma, I'm trying to clarify it. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, तो बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है अगर आप सही तरह करें। हमारे यहाँ ये करते हैं कि it is not correct to start a sentence with a conjunction, full stop, because they do not know how to use the conjunction. तो फिर वो full stop because से आपने सही sentence start नहीं किया, ये है बात। ओके जी, मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज। रोजा खोले। ओके, मेरा मतलब इफ्तारी का जब टाइम हो फिर रोजा खोले।